ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है जिसे कोई भी बड़े आराम से क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो मैं अपनी पतली कॉपी आपके लिए लेके आया हूं कि बाद में आप जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस के क्वेश्चन क्या करें, आप करें और उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से आने वाले जेई मेंस और जेई एडवांस को भी आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से। Hello students, today we are going to discuss how to revise some important topics of organic chemistry. Organic chemistry के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को हम कैसे रिवाइज करें। उम्मीद करता हूँ अब तक आप लोगों ने अच्छे से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब कुछ जो टॉपिक्स होते हैं उनको हम कैसे रिवाइज करें, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलन जेई यूट्यूब चैनल लेके आया जिस पर जेई मेंस और जेई एडवांस से रिलेटेड अपडेट्स आते रहेंगे और ये अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके लिए आप पहला काम करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है जिसे कोई भी बड़े आराम से क्या कर सकता है, सीख सकता है। लेकिन ये टाइम पे रिवीजन की डिमांड करता है क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती है। उन रिएक्शनों को हम याद करते हैं फिर से भूल जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार इन रिएक्शन को हम फटाफट फास्ट रिवीजन कैसे करें। तो इसके लिए एक तरीका यह है, आप अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ें और एक पतली कॉपी में इंपॉर्टेंट रिएक्शनों को क्या कर लें, लिख लें और उस पतली कॉपी से फास्ट क्या करें, रिवीजन करें। आप कहोगे ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो मैं अपनी पतली कॉपी आपके लिए लेके आया हूं, देखते हैं कैसे उससे अपन रिवीजन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। मेरा नाम अक्षय चौधरी है और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो चलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में रिवीजन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ऑर्गेनिक में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनमें रिएक्शन मैकेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वो सारे टॉपिक आपको दिख ही रहे हैं और आप सारे टॉपिक जानते भी हैं, पर इंपॉर्टेंट चीज यार इन टॉपिक्स का रिवीजन करें कैसे। तो आज मैं आप लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड्स का फास्ट रिवीजन करके और आपको दिखाता हूं आप कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस दोनों के लिए। बहुत से क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड है क्या, तो हक्कल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेट हो और उनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की करंट बने, उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ये ठीक है, लेकिन हमारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड में भी बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं। तो उसमें मैं आज बात करूंगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो आप कहोगे ये क्या होता है, वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एरोमेटिक रिंग जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये रिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। उस पर अटैक कौन करेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, एक मिनट, सबसे पहले हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रोफाइल गेन करके एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाएगा जिसे हम वीलैंड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और यही स्टेप रिएक्शन का आरडीएस होगा। क्योंकि इस स्टेप में एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, टूट रही है। सब आप जानते हैं क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, एरोमेटिसिटी अगर जा रही है तो ये स्टेप कैसा स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये H निकाल के रिंग को अगेन क्या कर देगा, एरोमेटिक बना देगा। इस रिएक्शन में E+ आया और H+ को क्या कर दिया, उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया। प्लस ने प्लस को सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है साहब, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यही स्टेप है जिसको हम आरडीएस, रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं। इसमें रिंग किसकी तरह बिहेव कर रही है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस रिंग पर ऐसे कौन से ग्रुप लगाएं जिससे ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो, +I+H+R वाले ग्रुप अगर यहां लगा दिए जाएं तो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसे ग्रुप को बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलेंगे। अब अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, NO2 ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, तो वो इस रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देंगे, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उन ग्रुप के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले एक्टिवेटिंग ग्रुप +R+H+I से इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, उनमें सबसे पहले स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जिनका +R इफेक्ट बहुत ही क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है साहब, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर वो ग्रुप आते हैं जिनका +R
मॉडरेट होता है। आप कहोगे मॉडरेट का क्या मतलब है? इन ग्रुप में क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है, जैसे NHCOR अगर आप ग्रुप देखें तो इस वाले ग्रुप के अंदर कौन सा कॉन्जुगेशन चल रहा है? मैं कहूंगा क्रॉस कॉन्जुगेशन चल रहा है। इस वजह से ये एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, लेकिन थोड़ी क्या करेगा? कम डोनेट करेगा। उसके बाद में अगर आपके इसमें बात किया जाए तो वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें अल्काइल, जो हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या कर रहा है? रिंग को क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है। एक एरोमेटिक रिंग के अंदर अगर हम लोग पीएच ग्रुप भी लगा दे तो वो भी थोड़ा बहुत रिंग को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। तो ये वो ग्रुप है जो हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रेट को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो आप कहोगे घटाने वाले भी ग्रुप होते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल। घटाने वाले ग्रुप को हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और वो जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर सबसे पहले जो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ये वो ग्रुप होते हैं जिनमें खुद पर प्लस चार्ज अवेलेबल होता है, ठीक है? या फिर ये स्ट्रांग -R वाले ग्रुप होते हैं, NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, एक्सेट्रा ग्रुप्स। इन ग्रुप की क्या खास बात होती है? रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम व्हीलैंड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसको ये बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज करते हैं। इसलिए क्या हो जाता है हमारे पास में? ये रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इसके बाद में अगर बात की जाए मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये भी -R वाले होते हैं, लेकिन इनमें भी क्रॉस कॉन्जुगेशन चल रहा होता है। जैसे अगर आप देखें एस्टर ग्रुप दे रखा है, C डबल बॉन्ड OR ग्रुप, यहां पे CO ग्रुप एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन OR के क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी खींचने की पावर थोड़ी क्या हो गई? कम हो गई। ऐसा ही हमारा अमाइड ग्रुप है जिसको हमने CO से वैलेंसी को क्या किया? फ्री किया है, ठीक है? अब आप कहोगे और ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं? वीकली जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर हैलोजन हो गया, NO ग्रुप हो गया, SOR ग्रुप हो गया, सिनेम ग्रुप हो गया। ये ग्रुप वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन खींचते तो हैं, लेकिन थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वापस क्या करते हैं? लौटा भी देते हैं। जैसे हैलोजन की बात की जाए, हैलोजन का स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड +R से वापस क्या कर देता है? लौटा भी देता है। तो ये वो सारे ग्रुप हैं जिनको एरोमेटिक रिंग से जोड़ने पर ये एरोमेटिक रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करते हैं? कम करते हैं, ठीक है? और व्हीलैंड कॉम्प्लेक्स को या कैटायन को क्या करते हैं? आपके इसमें डिस्टेबलाइज करते हैं। इसलिए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट को ये क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, ठीक है? यानी तो पहला फैक्टर हुआ जिसके अंदर हमने बात की कि कौन सी रिंग हमारे पास में अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और कौन सा स्लो हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो आप कहोगे इलेक्ट्रोफाइल की नेचर पे भी रिएक्शन डिपेंड करती है क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल। इलेक्ट्रोफाइल अगर देखा जाए तो उसको हम 4 कैटेगरी में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? तो मैं कहूंगा सबसे पहले तगड़े वाले इलेक्ट्रोफाइल, जबरदस्त, जो हमारे पास में, हाँ भाई, बहुत ही तगड़े इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे कौन से? ऐसे 3 इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, X+, NO2+ और SO3H+। ये तीनों इलेक्ट्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये संसार की किसी भी एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इवन NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर एरोमेटिक रिंग के ऊपर, यानी कि ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड रिंग है, NO2 ग्रुप -R से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फिर भी ये क्या कर देंगे? इस रिंग पर क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे। और कहां अटैक करेंगे? मेटा पोजीशन पर अटैक करना क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे। यानी संसार की हर रिंग पर अटैक करने वाले इलेक्ट्रोफाइल, बहुत ही तगड़े इलेक्ट्रोफाइल, वो 3 होते हैं। ये 3 हमें ध्यान रखने चाहिए। उसके बाद में आपको यार इनसे थोड़े कम इलेक्ट्रोफिलिक कुछ ग्रुप होते हैं क्या? मैं कहूंगा हाँ, इनसे कम इलेक्ट्रोफिलिक जो ग्रुप होते हैं उन्हें मॉडरेट इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और आपने नाम सुना होगा फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन, तो वहां पे हम लोग R+ और RCO+ का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ये मॉडरेट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये संसार की सारी एरोमेटिक रिंग पर अटैक नहीं करते। ये कब एरोमेटिक रिंग पर अटैक नहीं करते ये जानना जरूरी है। ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जैसे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ, साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ, जब ये रिंग स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड होगी, ऐसी रिंग के ऊपर ये अटैक नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। अगर रिंग एक्टिवेटेड है तो रिएक्शन कर लेंगे, नॉर्मल बेंजीन है तो भी रिएक्शन कर लेंगे, वीकली डीएक्टिवेटेड है तो भी रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड रिंग के ऊपर नो रिएक्शन शो करते हैं। यही कारण है कि नाइट्रोबेंजीन को एज ए सॉल्वेंट के रूप में फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन में काम में लिया जाता है, क्योंकि ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है? तो आप कहोगे तीसरी कैटेगरी में कौन आता है? वीक इलेक्ट्रोफाइल। इस कैटेगरी में जो आता है वो आता है आपका इसमें X2 ग्रुप। आप कहोगे इधर X आ गया था लेकिन ये X+ था। ये कौन है? X2। X2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ये अगर वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारे पास में इसकी सेलेक्टिविटी और कम होगी, ये कुछ ही एरोमेटिक कंपाउंड पर अटैक कर पाएगा। तो इसकी खास बात है, ये तभी एरोमेटिक रिंग पर अटैक करता है जब रिंग पर +R इफेक्ट लग रहा हो, यानी स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांगली एक्टिवेटेड और मॉडरेटली एक्टिवेटेड जो रिंग्स होती है उन्हीं पर ये क्या करता है, अटैक करता है। यानी अगर आज मुझे यहां पर एसिटेनिलाइड अगर दे दिया जाए, इस कंपाउंड का नाम एसिटेनिलाइड होता है और ये क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है लेकिन रिंग को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। अगर मैं इसमें Br2 डाल दूं, बिल्कुल अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। ऑर्थो और पैरा में हम प्रोडक्ट में कैसे देखेंगे कि ऑर्थो पे ज्यादा करेगा या पैरा पे ज्यादा करेगा, तो मैं कहूंगा -I +I या स्टेरिक क्राउडिंग से देखेंगे। +R से इसने इलेक्ट्रॉन दिया ठीक है, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे -I ज्यादा लग रहा है, स्टेरिक क्राउडिंग भी ज्यादा है, इसलिए X2 कहां अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करना प्रेफर करेगा। इस पर हमारे पास में क्वेश्चन जेई मेंस एज वेल एज एडवांस दोनों में बन चुका है। अब बात आती है हमारे पास में सबसे वीक इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा भी कुछ होता है क्या, मैं कहूंगा बिल्कुल ऐसा भी एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और यह होता है PHN2+ डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम। बेंजीन डाइएजोनियम बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इसकी सेलेक्टिविटी हाँ भाई बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत सेलेक्टेड रिएक्शन करता है, हर किसी एरोमेटिक रिंग पर अटैक नहीं करता। यह केवल तभी अटैक करेगा जब फिनॉल से भी ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग लाओगे। आपको पता है फिनॉल जो होता है वो हमारे पास में एरोमेटिक रिंग पर OH लगाने से फिनॉल बनता है, फिनॉल पे भी इजीली अटैक नहीं करेगा। इसीलिए जब हम फिनॉल पर बेंजीन डाइएजोनियम का अटैक कराते हैं तो मीडियम को बेसिक रखते हैं। अब बताओ बेसिक क्यों रखते होंगे, बेस डालने का क्या उद्देश्य होता होगा, सोचो। तो ये जो फिनॉल है ना, ये फिनॉल नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अच्छा, फिनॉक्साइड आयन बनने से O- बन जाएगा, तो ये और अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा, तो हमारी रिंग एक्टिवेट हो जाएगी और ज्यादा, और फिर ये रिएक्शन करेगा। यानी अगर मैं कहूं इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी अगर देखी जाए तो ये 4 कैटेगरी है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, PHN2+ फिनॉल से ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग पर अटैक करेगा। X2 ओनली +R इफेक्ट लग रहा हो, मॉडरेटली और स्ट्रांगली एक्टिवेटेड रिंग पर अटैक करेगा। R+R CO+ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास में फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड पे अटैक नहीं करता, बाकी सब पे कर लेता है, ठीक है। और फिर आता है X+ NO2+ SO3H+, ये संसार की हर रिंग पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अब बात आती है यार कि हम एरोमेटिक रिंग पर अटैक कर रहे हैं, ग्रुप हमारे पास में जुड़े हुए हैं, ये अटैक कैसे डिसाइड किया जाता है, ये वीलैंड कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, डिसाइड होता है, जिसको हम कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है हम उनकी हमेशा ऑर्थो और पैरा पर अटैक करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे अटैक से जो वीलैंड कॉम्प्लेक्स का कैटायन होता है वो ग्रुप के कॉन्जुगेशन में बनता है और वो कैटायन +I+H+R से क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। और जितने भी हमारे पास में स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग एंड मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग जो सिर्फ विड्रॉ करते हैं, ऐसे ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। लेकिन याद कीजिए मैंने बताया था हैलोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीकली डीएक्टिवेटिंग होते हैं, और इनके 2 इफेक्ट होते हैं, -I भी और साथ में +R भी। सोचो +R से इलेक्ट्रॉन कहां डोनेट करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो हम ये कहेंगे हैलोजन जो होते हैं वो हमारे पास में वीकली डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब अगर बात की जाए, ये सारी बातें हमने फटाफट फास्ट रिकॉल रिवाइज किया, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं हम, इनको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। रिकॉल में क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए वो हमने देखा। अब आपको क्या करना चाहिए, इतना नॉलेज होने के बाद में कुछ क्वेश्चन करने चाहिए। जैसे आज अगर मुझे कह दिया जाए कि इस वाले कंपाउंड में अगर मुझे किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना, वो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा। अगर बहुत सारी रिंग हो तो हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे पहले उस रिंग पर अटैक करते हैं जो एक्टिवेटेड है। अब आप देखिए, अगर पहले क्वेश्चन में देखा जाए तो एक्टिवेटेड रिंग कौन सी है, 2 रिंग है, इसमें -R इफेक्ट लग रहा है, लेकिन यहां पर बेटा +R इफेक्ट लग रहा है। ये वाली रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो ये जो एक्टिवेटेड ग्रुप है इसकी ऑर्थो और पैरा पे अटैक करना है। ऑर्थो और पैरा में हम कैसे चूज करते हैं कि कहां अटैक करेंगे, वो स्टेरिक क्राउडिंग एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट से देखा जाता है। आप खुद देखिए ग्रुप इतना बड़ा है, तो अगर हम इसकी ऑर्थो पे अटैक करेंगे स्टेरिक क्राउडिंग भी होगा, साथ में ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रोजन का -I भी इफेक्ट लगेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां प्रेफरेबली अटैक करना प्रेफर करेगा, पैरा पोजीशन पे अटैक करना प्रेफर करेगा। जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस में इसमें क्वेश्चन आ चुका है, अभी हम देखेंगे जेई मेंस में इसमें कैसा क्वेश्चन आया था। बिल्कुल यही वाला सवाल नेक्स्ट है। अगर यहां भी अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में रिंग एक्टिवेटेड है, इसकी भी हम कहां अटैक करेंगे, पैरा पोजीशन पर अटैक करेंगे। यह क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है, इसके ऊपर नाइट्रेशन रिएक्शन कराया था HNO3 और H2SO4 डाल के। तो इसमें कौन सी रिंग सेलेक्ट करें, तो ऊपर वाली रिंग के ऊपर तो CO का -R इफेक्ट लग रहा है, लेकिन नीचे वाली रिंग पे नाइट्रोजन का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +R इफेक्ट लग रहा है। तो ठीक है, इसकी ऑर्थो पैरा पे अटैक करना। ऑर्थो पैरा में कहां अटैक करें, तो मैं कहूंगा पैरा पे, क्यों रे, ग्रुप बहुत बड़ा है, स्टेरिक क्राउडिंग होगा और साथ में नाइट्रोजन का कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I भी लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्या करने चाहिए, आप क्या इसमें अब
कब रिवाइज करने चाहिए? जब आपने एक सिंपल सा टॉपिक देखा, क्या यार इलेक्ट्रोफाइल क्या, न्यूक्लियोफाइल क्या, उसके बाद में आपने ऐसे क्या कर लिया, क्वेश्चंस को क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब बारी आती है कि आप जेई के ओरिजिनल क्वेश्चन उनको भी तो दिखाओ, तो लीजिए साहब। अब जैसे जेई मेंस के अंदर 2019 में ये क्वेश्चन आया, ठीक है, क्या क्वेश्चन है? द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कह रहा है अगर एक इलेक्ट्रोफाइल को यहां पर डाला जाए, सबसे तेज गति से रिएक्शन कौन करेगा? ग्रुप देखो, आंसर दो। जैसे सीएल क्या है? डीएक्टिवेटिंग है, माइनस आई डोमिनेटिंग है। सीएस3 क्या है? ये प्लस एच से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। सीएल आपके दिमाग में आएगा प्लस आर से दे भी रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया सीएल एक ऐसा ग्रुप है जो, हाँ भाई क्या कर रहा है, अगर पैसे की बात करूं 10,000 खींच रहा है तो 5,000 लौटा रहा है। ये लौटा कम रहा है, खींच ज्यादा रहा है, सी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। हाँ, सीएस3 प्लस एच से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। सीओ ग्रुप माइनस आर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग कौन सी हो गई? सेकंड हो गई। सेकंड के बाद में ये दोनों ही डीएक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, सीओ का माइनस आर लग रहा है। तो अब इसके बाद में सेकंड के बाद में फर्स्ट के बाद में कौन सा हो गया? थर्ड। जहां ये आपका इसमें आंसर दे रखा है वही आपका इसमें आंसर है 213 आंसर कौन सा हो गया आपका इसमें? 3। कितना आसान क्वेश्चन है। अभी हमने हाँ भाई रिवीजन किया एक आपके इसमें टॉपिक का, जिसके अंदर हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे रिएक्शन हो रही है, और हमने एक जेई का क्वेश्चन किया, बड़े आराम से हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन दोबारा जेई में पूछा गया, ये भी 2019 में पूछा गया। तो इसके अंदर भी वही क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां भी आपको क्या करना है? ग्रुप देखना है, एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग, और आंसर देना है। ओएमई ग्रुप प्लस आर से रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये हाइपर से रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सीएल माइनस आई से खींच रहा है, और साइनाइड माइनस आर से खींच रहा है। मेरे ख्याल से आंसर आपने सोच लिया होगा, सबसे बेस्ट रिएक्शन कौन करेगा? बी के बाद में कौन? सी के बाद में कौन? ए के बाद में कौन? डी। अब आप ये ऑर्डर देख सकते हैं कि कहां दे रखा है। तो बिल्कुल इस तरह के आसान क्वेश्चन, हम एक टॉपिक को पढ़ा और हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए और हमसे वो क्वेश्चन हुए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो जैसे हमने इस टॉपिक को पढ़ा उसी तरीके से हम क्या करेंगे? छोटे छोटे टॉपिक के नोट्स बना लेंगे, फटाफट फास्ट रिवीजन करेंगे और उससे रिलेटेड क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और हमारी रैंक क्या हो जाएगी आपके इसमें आईआईटी के अंदर? अपने आप ही क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। और क्वेश्चन करें तो और क्वेश्चन के अंदर अगर ये देखा जाए, देखिए ये क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बता रहा था, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग मोनोनाइट्रेशन रिएक्शन। इसने खुद ने लिख दिया है कि नाइट्रेशन करना है, मतलब NO2+ का अटैक करना है। HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर मीडियम में NO2+ क्या करता है? जनरेट करता है। अब वो NO2+ कौन सी रिंग पर अटैक करेगा? आप खुद देखिए, दो रिंग आपको नजर आ रही है, इधर CO का माइनस आर इफेक्ट है, इधर नाइट्रोजन का प्लस आर इफेक्ट है। मतलब रिंग कौन सी एक्टिवेटेड? लेफ्ट वाली रिंग एक्टिवेटेड। तो लेफ्ट वाली रिंग में अटैक करना है, कहां अटैक करना है? ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो और पैरा में कहां अटैक करेंगे? हम कहेंगे पैरा पोजीशन। क्यों? क्योंकि एक तो ग्रुप बड़ा है, स्टेरिक क्राउडिंग होगी जब वो NO2+ अटैक करेगा, और दूसरा क्या होगा? नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला बनेगा? मैं कहूंगा पैरा वाला। तो पैरा पे NO2 लगा हुआ कहां दिख रहा है आपको प्रोडक्ट? थर्ड वाला प्रोडक्ट दिख रहा है। ये लीजिए साहब, आईआईटी का एक क्वेश्चन और हो गया। मतलब अगर हम लोग बड़े आराम से सिस्टमेटिक तरीके से एक पतली कॉपी बनाए, उसमें सीधी काम की चीजें लिखे, और फिर अगर जेई के क्वेश्चन करें तो बड़े आराम से हमारे जेई के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पर बेसिस है, पर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी होती है। क्या ध्यान रखनी होती है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो हैलोजन होता है ना, ये लिविंग ग्रुप नहीं होता। क्यों नहीं होता? रेजोनेंस करके ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करता है, इस वजह से हैलोजन निकलेगा नहीं। AlCl3 डालूंगा तो भी हैलोजन निकलेगा नहीं, और डबल बॉन्ड पे बनने वाला कार्बोकेटाइन भी हाईली क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो अब आप खुद सोचिए, अगर बेंजीन पे भी अगर डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है और उसमें मैं AlCl3 या AlX डालूंगा तो ये हैलोजन भी बाहर निकलने वाला नहीं है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या पहली रिएक्शन यहां पर प्रोसीड होगी? क्या मैंने एनाइट्रस AlCl3 डाला, मैंने सोचा था यहां से Cl- निकल जाएगा या कैटायन बन जाएगा और वो आगे अगली एरोमेटिक रिंग पर अटैक कर देगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही यहां अगर आप देखें तो विनाइल हैलाइड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा, Cl नहीं निकलेगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ये रिएक्शन भी इजीली प्रोसीड होने वाली नहीं है। तो कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो इजीली हो जाएगी? अगर आप डी वाला ऑप्शन देखें, यहां से Cl निकलेगा, एक कार्बोकेटाइन बनेगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, ये कैटायन बनेगा और एरोमेटिक रिंग पर अटैक कर देगा। ठीक है, डी रिएक्शन प्रोसीड होगी। Cl2 में AlCl3 डालेंगे, एक Cl ट्रैप कर लेगा, Cl+ बनेगा, वो एरोमेटिक रिंग पर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। एक्सेस में डालोगे तो हां भाई हमारे पास में 6 बार क्लोरीनेशन हो जाएगा, मतलब बी और डी वाली रिएक्शन होगी, ए और सी वाली रिएक्शन नहीं होगी। 4 ऑप्शन में जहां ये ऑप्शन दे रखा है, हां भाई कौन कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो देख लीजिए बी और डी, जहां पर आंसर है वो आपका आंसर हो गया। कितने आराम से हम सवाल कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ इतना सा नॉलेज हो कि
रिंग पर कौन से ग्रुप जोड़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, कौन से ग्रुप जोड़ने से रेट ऑफ रिएक्शन घट जाती है, और इलेक्ट्रोफाइल का थोड़ा सा क्या हो, नॉलेज हो। अगला क्वेश्चन ये भी जेई मेंस के अंदर पूछा गया, AlCl3 डाला गया। अब AlCl3 डाला गया, वो यहां से Cl को निकालेगा, क्या डेवलप करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। अब वो कहां अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन हमारे पास में अच्छे से +8 से एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, तो इसकी हम लोग कहां अटैक कर सकते हैं, या तो इस वाली ऑर्थो पर अटैक कर सकते हैं या इस वाली ऑर्थो पर अटैक कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ऑर्थो और पैरा में हम क्या करते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। अब अगर मैं इसको यहां पर ले जाके अगर मैं अटैक करूंगा, तो आपने गौर किया यहां एक एमी ग्रुप है, इधर भी एक एमी ग्रुप है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, और रिपल्शन होने की वजह से ये मेजर प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसको कहां अटैक कराए, ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसको अगर हम लोग क्या करेंगे, एमी की पैरा पर अगर हम लोग अटैक करवाएं, तो उससे जो रिंग बनेगी, यानी हमारे पास में मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कौन सा वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, IIT JEE में आए हुए क्वेश्चंस को बड़े आराम से क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। हल्का सा रिवीजन किया मैंने, एक टॉपिक हल्का सा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है उसको मैंने आपको रिवाइज करके बताया, और आपके जेई के क्वेश्चन बड़े आराम से होने लगे। इसी तरह से अगर आप पतली कॉपी में अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उनको रिवाइज करते हैं, और IIT JEE के मेंस के और एडवांस के अगर आप क्या करते रहते हैं, क्वेश्चंस को उनको रिवाइज करते हैं और आपसे सारे क्वेश्चन होने लगते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, जो आने वाला जेई मेंस और जेई एडवांस होगा उसको भी आप बड़े आराम से क्या कर देंगे, फोड़ देंगे। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और अगर देखा जाए, ये क्वेश्चन हमारे पास में कहां पूछा गया, ये भी 2019 में, यानी एरोमेटिक पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें AlCl3 डाला गया है, ठीक है, तो पहली चीज है ये Cl तो निकलेगा नहीं, अभी भी हमने देखा था, क्यों नहीं निकलेगा, उसका कारण क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये AlCl3 अब क्या करेगा, ये AlCl3 इस वाले ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, इस वाले पे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि लोकलाइज लोन पेयर था, उसको ये क्या करेगा, गेन कर लेगा। यहां से अब ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, इधर से ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, यहां बनेगा CO पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। वो CO पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, तो हेलोजन की ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। हेलोजन डीएक्टिवेटिंग होते हैं, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि वो +8 से कुछ क्या कर रहे हैं, लौटा भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कहां अटैक होगा, ऑर्थो पे भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है। तो मैंने एक बात बताया था, ऑर्थो पैरा दोनों में अगर कंपटीशन हो तो हम कहां कैसे देखते हैं, तो एक तो स्टेरिक क्राउडिंग और एक -I ऑर्थो पे ज्यादा लगेगा, इसलिए पैरा पोजीशन पे क्या करना प्रेफर करेगा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन करना पसंद करेगा। अब आपको बस ये देखना, Cl की पैरा पोजीशन पे हमने ग्रुप को कहां लगा रखा है, तो मैं कहूंगा Cl, ये Cl की पैरा पोजीशन पे हमने ग्रुप को क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक है। तो बड़े आराम से हमने फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कर दिया। वो ग्रुप जो है वो टूट कर क्या बना होगा अगर देखा जाए, तो उसे भी हम लोग देख सकते हैं। ये यहां से टूट के C डबल बॉन्ड हो, इधर C डबल बॉन्ड O प्लस बनेगा, और वो OAlCl3 बन जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लस अब एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा, H प्लस निकलेगा, वो H प्लस फाइनली यहां पे प्रोटोनेशन करके इस ग्रुप को क्या बना देगा, COOH बना देगा। दैट मींस आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने Cl को यहां क्यों नहीं निकाला, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से। इस वाले ऑक्सीजन पे क्यों अटैक किया, क्योंकि लोकलाइज क्या था, लोन पेयर था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, IIT JEE में पुराने जो क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा बेटा, अगर आप अच्छे से अपने नोट्स बनाएं और उनके अंदर क्या करें, पतली कॉपी में इंपॉर्टेंट रिएक्शनें लिख लें और उनको फास्ट अगर रिवाइज करें, तो इस तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं, और उसके बाद में आप जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस के क्वेश्चन क्या करें, आप करें, और उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से आने वाले जेई मेंस और जेई एडवांस को भी आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से फोड़ पाएंगे। तो थैंक यू बेटा। और मैं ये कहना पसंद करूंगा अंत के अंदर, एलन ने जो जेई का आपके उसमें एलन जेई यूट्यूब चैनल बनाया है, उसे आप सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और वीडियो आप लोगों को वहां पर मिलते रहेंगे। थैंक यू बेटा।